हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल पर डेली 9 PM क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल से जुड़कर अपनी रिवीजन क्लास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसने सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत पर काम किया है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है डरहेंडार्फ, बी ऑप्शन है कोजर, सी ऑप्शन है कॉलिन्स, डी ऑप्शन है मार्क्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत पर किसने काम किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, कॉलिन्स महोदय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ग स्थिति की प्रमुख संकल्पनाओं में निम्नलिखित में से कौन से वर्ग स्थिति का आधार नहीं है। 4 ऑप्शन है, इसे कूट में भरना है। पहला है संपत्ति, दूसरा है आय, तीसरा है प्राधिकार, चौथा है जाति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ये 4 कूट दिए गए हैं, इसमें जो है आपको बताना है कि वर्ग स्थिति का कौन सा आधार नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आय और जाति, यह जो है वर्ग स्थिति का आधार नहीं माना जाता है। तो सेकेंड और चौथा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर कूट में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी शीर्षक पुस्तक शोध किस विधि पर आधारित है। एक ए ऑप्शन है साक्षात्कार अनुसूची, बी ऑप्शन है सहभागी अवलोकन, सी ऑप्शन है अंतर्वस्तु विश्लेषण, डी ऑप्शन है प्रश्नावली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो जो स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी है, इस पुस्तक किस शोध विधि पर आधारित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सहभागी अवलोकन। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, सामाजिक शोध में निम्नलिखित का सही अनुक्रम पहचानिए। तो इसमें जो है हमें सही क्रम लगाना है। तो इसका सही राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ये 6 जो है अनुक्रम दिया गया है सामाजिक शोध के, तो इसको जो है हमें क्रम से लगाना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमें क्रम से लगाना है। तो पहला होगा प्रकल्पना का निर्माण, ठीक है। दूसरा होगा निराकरणीय परिकल्पना। फिर तीसरा क्या होगा, प्रायोगिक अध्ययन, ठीक है। ये पहला है, ये दूसरा है। प्रकल्पना निर्माण पहले बनेगा, फिर निराकरणीय प्रकल्पना, फिर प्रायोगिक अध्ययन। इसके बाद से क्या होगा, इसके बाद से हो जाएगा आपका अवलोकन, ठीक है। इसके बाद से आपका आएगा अवलोकन, फिर आंकड़ा विश्लेषण और फिर आएगा प्रतिवेदन लेखन। सबसे लास्ट में होगा प्रतिवेदन लेखन और सबसे पहला होगा परिकल्पना निर्माण। तो आप इससे भी अगर पहले हम इससे सॉल्व करते हैं, फोर्थ और फर्स्ट ये 2 इसमें मैच हो रहा है, ठीक है, फोर्थ और फर्स्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फिर निराकरणीय परिकल्पना, फिर आएगा प्रायोगिक अध्ययन, ठीक है। प्रायोगिक अध्ययन इसमें नहीं है, ए ऑप्शन में है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट बना के रख सकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अपने शोध की प्रामाणिकता का त्रिभुजन विधि द्वारा मूल्यांकन करने की विधि निम्नलिखित में से कौन है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है 3 पीढ़ियों के संकलन आंकड़ों का संकलन, बी है 3 पीढ़ियों के आंकड़ों का विश्लेषण, सी है एक या अनेक शोधकर्ताओं द्वारा भिन्न भिन्न विधियों तथा सैद्धांतिक विश्लेषण का उपयोग करना, डी है एक या अनेक शोधकर्ताओं द्वारा अध्ययन के एक ही विषय के लिए विभिन्न विधियों और सैद्धांतिक विश्लेषण का मिश्रण करना। राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
डी ऑप्शन, ठीक है। जो अपने शोध की प्रामाणिकता के लिए जो त्रिभुजन विधि द्वारा मूल्यांकन की विधि है, यह है एक या अनेक शोधकर्ताओं द्वारा अध्ययन के एक ही विषय के लिए विभिन्न विधियों और सैद्धांतिक विश्लेषण का मिश्रण करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है जैव समेकता, इमाइल दुर्खाइम। बी ऑप्शन है प्रतिमांचर, टी पार्सन्स। सी ऑप्शन है आत्मदर्पण, CH कूले। डी ऑप्शन है विशिष्टवादी प्रकारवाद, RK मर्टन। तो यह क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया गया है और वो कॉन्सेप्ट किसने दिया है, उसके सामने नाम लिखा हुआ। तो जैव समेकता किसने दिया है, इमाइल दुर्खाइम कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रतिमान चर किसने दिया है, टी पार्सन्स। आत्मदर्पण कॉन्सेप्ट किसने दिया है, CH कूले। और विशिष्ट प्रकारवाद, RK मर्टन। ये जो है गलत है इसमें। और ये क्या पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, संरचनात्मक दृष्टता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। ए ऑप्शन है टी पार्सन्स, बी ऑप्शन है RK मर्टन, सी ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, डी ऑप्शन है SF नाडेल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो संरचनात्मक दृष्टता की अवधारणा किसने दी है, यह दिया गया है RK मर्टन द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है MS राव, सी ऑप्शन है MN श्रीनिवास, बी ऑप्शन है GS घुर्रे, डी ऑप्शन है योगेंद्र सिंह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत का प्रयोग किया था MN श्रीनिवास महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस प्रमाप में वास्तविक शून्य उद्गम होता है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है नामिक, बी ऑप्शन है क्रम सूचक, सी ऑप्शन है अंतर, डी ऑप्शन है अनुपात। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो किस प्रमाप में वास्तविक शून्य उद्गम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वास्तविक शून्य उद्गम होता है अनुपात प्रमाप में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, कोजर के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार का विवाद प्रणाली के प्रकार्यात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है केंद्रीय मूल्य पर विवाद, बी ऑप्शन है सुस्पष्ट यथार्थवादी मुद्दों पर विवाद, सी ऑप्शन है छोटे छोटे मुद्दों पर बारंबार विवाद, डी ऑप्शन है अल्प तीव्रता वाला पुनरावर्ती विवाद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो ये रिवीजन क्लास है, ठीक है। तो आप लोग प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखें। तो कोजर के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार का विवाद प्रणाली के लिए प्रकार्यात्मक नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीय मूल्य पर विवाद। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। सामाजिक भूमिका की प्रकृति पर दिए गए निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही नहीं है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है यह प्रत्याशा एक सेट है, बी है दूसरे व्यक्ति को संदर्भित किए बिना एक व्यक्ति की भूमिका को परिभाषित करना असंभव है, सी ऑप्शन है इसके अंतर्गत अधिकारों तथा कर्तव्यों की श्रेणी सम्मिलित है, डी ऑप्शन है परिस्थिति के साथ इसकी कोई संबद्धता नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। सामाजिक भूमिका की प्रकृति पर दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा सही नहीं है, परिस्थिति के साथ इसकी कोई भी संबद्धता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, निम्नलिखित में से कौन समिति का एक लक्षण नहीं है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है लोगों की सामूहिकता, बी ऑप्शन है कतिपय उद्देश्यों का होना, सी ऑप्शन है स्वैच्छिक सदस्यता, डी ऑप्शन है आदर्श मानदंडों का अनुसरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा,
इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आदर्श मानदंडों का अनुसरण। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन समिति का एक लक्षण नहीं है? आदर्श मानदंडों का अनुसरण करना जो है समिति का लक्षण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। सरल अर्थ में चिंतन अर्थगर्भित भावभंगिमा के द्वारा एक व्यक्ति का स्वयं के साथ आंतरिकृत अथवा अंतर्निहित वार्तालाप है, किसका कथन है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है एल अल्थ्यूजर, सी ऑप्शन है एच ब्लूमर, बी सी ऑप्शन है पी ब्लाउ, डी ऑप्शन है एच मीड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन एच मीड जी का यह कथन है कि जो सरल अर्थ में चिंतन अर्थ गर्भित भावभंगिमा के द्वारा एक व्यक्ति का स्वयं के साथ आंतरिकृत अथवा अंतर्निहित वार्तालाप है, यह जीएच मीड का कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? मनुष्य इतिहास बनाते हैं परंतु वे इसे मात्र वैसा नहीं बनाते जैसा वे चाहते हैं। वे इसे स्वयं चयनित परिस्थितियों के अंतर्गत नहीं बनाते बल्कि भूतकाल से प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त प्रदत्त एवं संचारित परिस्थितियों के अंतर्गत बनाते हैं। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है कार्ल मैनहाइम, सी ऑप्शन है कार्ल पॉपर, बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डी ऑप्शन है राल्फ डरेनडार्फ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो मनुष्य इतिहास बनाते हैं परंतु वे इसे मात्र वैसा नहीं बनाते जैसा वे चाहते हैं। वे इसे स्वयं चयनित परिस्थितियों के अंतर्गत नहीं बनाते बल्कि भूतकाल से प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त प्रदत्त एवं संचारित परिस्थितियों के अंतर्गत बनाते हैं। तो यह स्टेटमेंट किसका है? कार्ल मार्क्स महोदय का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन नहीं है? ठीक है, ये रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है माध्य, सी ऑप्शन है बहुलक, बी ऑप्शन है माध्यिका, डी ऑप्शन है मानक विचलन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? किर्क तथा मिलर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विश्वसनीयता का एक प्रकार नहीं है? 4 ऑप्शन है। अव्यवहारिक वे परिस्थितियाँ जिनमें अवलोकन की एकल विधि बारंबार एक ही मापन उत्पन्न करती है। बी ऑप्शन है द्वंद्वात्मक दो संघर्षपूर्ण स्थितियों के बीच अवलोकन। सी ऑप्शन है कालक्रमिक लंबे समय का अवलोकन का स्थायित्व। डी ऑप्शन है एक कालिक समान समयावधि के अंतर्गत अवलोकन की समानता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो किर्क तथा मिलर के अनुसार निम्नलिखित में से विश्वसनीयता का क्या प्रकार नहीं है? द्वंद्वात्मक संघर्षपूर्ण स्थितियों के बीच अवलोकन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? समाचार पत्र पत्रिकाओं गीतों कविताओं भाषणों इत्यादि पर आधारित अभिलिखित मानव वक्तव्य का अध्ययन क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है सांख्यिकी विश्लेषण, बी ऑप्शन है अंतर्वस्तु विश्लेषण, सी ऑप्शन है ऐतिहासिक विश्लेषण, डी ऑप्शन है तुलनात्मक विश्लेषण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? समाचार पत्र पत्रिकाओं गीतों कविताओं भाषणों इत्यादि पर आधारित अभिलिखित मानव वक्तव्य अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या राइट ऑप्शन होगा? अंतर्वस्तु विश्लेषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। मूल विषय तथा पाठ विश्लेषण का उपयोग किसमें किया जाता है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है पथ विश्लेषण, बी ऑप्शन है आंकड़ा विश्लेषण, सी ऑप्शन है स्वरूप विश्लेषण, डी ऑप्शन है अंतर्वस्तु विश्लेषण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मूल विषय तथा पाठ विश्लेषण का उपयोग किसमें किया जाता है? अंतर्वस्तु विश्लेषण द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? वह निम्नलिखित में से किसका तर्क है कि असमानता की मौजूदा प्रणाली से वैधता का प्रत्याहार संघर्ष का निर्णायक पूर्व शर्त है? तो 4 ऑप्शन में से क्या करेक्ट ऑप्शन होगा?
ए ऑप्शन है आर डरहेंडार, बी ऑप्शन है एल कोजर, सी ऑप्शन है आर कॉलिंस, डी ऑप्शन है जे हैबरमास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वह किसका निम्नलिखित में से तर्क है कि असमानता की मौजूदा प्रणाली से वैधता का प्रत्याहार संघर्ष की निर्णायक पूर्व क्या शर्त होती है? यह कथन किसका है? आर डरहेंडार्फ महोदय का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का, एक मिनट, ये बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, एल कोजर महोदय। किसका तर्क है कि असमानता की मौजूदा प्रणाली में वैधता का प्रत्याहार संघर्ष निर्णायक पूर्व शर्त है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में अंतःक्रिया अनुष्ठान की अवधारणा का उपयोग किया है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है आर कॉलिंस, बी ऑप्शन है एल कोजर, सी ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम, डी ऑप्शन है एच ब्लूमर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो अंतःक्रिया अनुष्ठान का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ए आर कॉलिंस महोदय ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्पादन शक्तियों के तत्व हैं? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है प्रौद्योगिकी तथा पूंजी, बी ऑप्शन है पूंजी श्रम तथा प्रौद्योगिकी, सी ऑप्शन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डी ऑप्शन है पूंजी श्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो कार्ल मार्क्स के अनुसार उत्पादन शक्तियों के कौन कौन से तत्व हैं? पूंजी, श्रम तथा प्रौद्योगिकी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? लोगों तथा उनके व्यवहार को उनके प्राकृतिक प्रतिवेश में प्रत्यक्ष, केंद्रित तथा अमौखिक अंतःक्रिया द्वारा समझने के लिए गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों के संग्रह हेतु शोधकर्ता द्वारा किस तकनीक का अनुसरण किया जाता है? ए ऑप्शन है साक्षात्कार, बी ऑप्शन है अवलोकन, सी ऑप्शन है केस स्टडी, ये केस अध्ययन, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अवलोकन। ठीक है, अवलोकन विधि द्वारा जो है लोगों तथा उनके व्यवहार को उनके प्राकृतिक परिवेश में प्रत्यक्ष, केंद्रित, ये केंद्रित है, ठीक है, तथा अमौखिक अंतःक्रिया द्वारा समझने के लिए गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों के संग्रह हेतु शोधकर्ता द्वारा किस तकनीक का अनुसरण किया जाता है? अवलोकन तकनीक का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? एक विश्वविद्यालय में 7,530 छात्र हैं तथा एक शोधकर्ता इस समूह से 10% प्रतिदर्श लेता है, जो 753 छात्र हैं। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है प्रतिदर्श आकार, बी ऑप्शन है प्रतिदर्श अनुपात, सी ऑप्शन है प्रतिदर्श तत्व और डी ऑप्शन है उद्देश्य प्रतिदर्श। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन प्रतिदर्श अनुपात। तो एक विश्वविद्यालय में 7,530 छात्र हैं तथा एक शोधकर्ता के इस समूह से 10% प्रतिदर्श लेता है, जो 753 छात्र हैं। इसे क्या कहा जाता है? प्रतिदर्श अनुपात। तो क्वेश्चन नंबर 23 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। शोध के निम्नलिखित में से किस प्रकार का लक्ष्य किसी सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक घटना, सामाजिक प्रणाली, सामाजिक संरचना इत्यादि का वर्णन है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है मौलिक शोध, बी ऑप्शन है विवरणात्मक शोध, सी ऑप्शन है आनुभाविक शोध, डी ऑप्शन है व्याख्यात्मक शोध। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो शोध के प्रकार में से ऐसा कौन सा इनों में से, चारों में से ऑप्शन राइट होगा जो किसी सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक घटना, सामाजिक प्रणाली, सामाजिक संरचना इत्यादि का वर्णन करती है? तो विवरणात्मक शोध यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? भारतीय समाज के अध्ययन के द्वंद्वात्मक उपागम का प्रस्तावक निम्नलिखित में से कौन है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, सी ऑप्शन है आंद्रे बेते, डी ऑप्शन है बी ऑप्शन है डी.पी. मुखर्जी, डी ऑप्शन है वाई.बी. डामले। भारतीय समाज में के अध्ययन के लिए द्वंद्वात्मक उपागम का प्रस्तावक कौन है?
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, डीपी मुखर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, जादू धर्म तथा विज्ञान में सर्वसामान्य क्या है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है अवलोकन तथा प्रयोग, बी ऑप्शन है मानव पर समान प्रभाव, सी ऑप्शन है अज्ञात की ओर उन्मुख होना, डी ऑप्शन है अलौकिक की ओर उन्मुख होना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जादू धर्म तथा विज्ञान में सर्वसामान्य क्या है? अज्ञात की ओर उन्मुख होना। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति तथा नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति तथा नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है? आर के मर्टन महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 27 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? यह धारणा निम्नलिखित में से किसकी थी कि प्राधिकार संबंध सामाजिक संघर्ष के मुख्य कारण है? चारों ऑप्शन में से क्या राइट होगा? ए ऑप्शन है एम वेबर, बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन है आर कॉलिंस, डी ऑप्शन है आर डरहेन डार्फ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? प्राधिकार संबंध सामाजिक संघर्ष के मुख्य कारण है, यह कॉन्सेप्ट, यह कथन किसका है? आर डरहेन डार्फ महोदय का। तो क्वेश्चन नंबर 28 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। सामाजिक परिघटना को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्यात्मक उपागम नहीं अपनाता है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है जे अलेक्जेंडर, बी ऑप्शन है के डेविस, सी ऑप्शन है आर के मर्टन, डी ऑप्शन है जे हैबरमास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो सामाजिक परिघटना को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यात्मक उपागम नहीं अपनाता है? जेसी अलेक्जेंडर महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट। एक मिनट, ये पूछ रहा है प्रकार्यात्मक उपागम नहीं अपनाता है, तो ये जेसी अलेक्जेंडर जो है 9 प्रकारवाद उपागम अपनाते हैं। ठीक है, के डेविस महोदय भी जो है प्रकार्यात्मक उपागम के समर्थक है, आर के मर्टन भी संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के जो है समर्थक है। लेकिन ये जो जे हैबरमास है, ये जो है आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य से समाज का अध्ययन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हमारी होती हैं, इन्हीं के लिए हमें रिवीजन क्लास ज़रूरी होता है, क्योंकि थोड़े से हमारा जो है इधर उधर मन विचलित होता है तो हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने समाज को स्वनिर्भर कर निर्धारित रूप में वर्णित किया है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, सी ऑप्शन है इमानुएल दुर्खाइम, बी ऑप्शन है मेलानोव्स्की, डी ऑप्शन है आर बेनेडिक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इमानुएल दुर्खाइम। ठीक है, इमानुएल दुर्खाइम महोदय ने समाज को स्वनिर्भर निर्धारित रूप से वर्णित किया है समाज को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? उस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर एकाधिकार बार अथवा बारंबार गुजरता है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है पुनरावृत्ति उद्विकास सिद्धांत, बी ऑप्शन है समरेखीय उद्विकास सिद्धांत, सी ऑप्शन है चक्रीय उद्विकास सिद्धांत, डी ऑप्शन है प्रतिवर्ती उद्विकास सिद्धांत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ऐसा कौन सा परिप्रेक्ष्य है जो समाज में कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर एकाधिक बार अथवा बारंबार गुजरता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चक्रीय उद्विकास सिद्धांत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। निम्नलिखित में से किसे सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकीय निर्धारणवादी माना जाता है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है इमानुएल दुर्खाइम, बी ऑप्शन है जी सीमेल, सी ऑप्शन है टी वेवलेन, डी ऑप्शन है टी माल्थस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकीय निर्धारणवादी माना जाता है टी वेवलेन महोदय को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। मैक्स वेबर के अनुसार परिस्थिति समूह निम्नलिखित में से किससे अभिलक्षित होता है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है व्यवसाय, सी ऑप्शन है जीवन शैली, बी ऑप्शन है शैक्षिक पृष्ठभूमि, डी ऑप्शन है पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो मैक्स वेबर के अनुसार जो परिस्थिति समूह है निम्नलिखित में से किससे अभिलक्षित होता है? जीवन शैली से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, कथन एवं कारण वाला क्वेश्चन है यह। अभिकथन ए है, व्यक्तित्व प्रणाली समाजीकरण के माध्यम से सामाजिक प्रणाली में एकीकृत हो जाता है। और इसका कारण क्या दिया गया है, समाजीकरण कर्ता की सहायता समाज में भूमिका निभाने के लिए करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कोट दिया गया है 4। ए ऑप्शन है, ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन है, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन है, ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, जो अभिकथन है कि व्यक्ति प्रणाली समाजीकरण के माध्यम से सामाजिक प्रणाली से एकीकृत करता है, ये बात ठीक है। और जो कारण दिया गया है, क्योंकि समाजीकरण कर्ता की सहायता सामाजिक भूमिका निभाने के लिए करता है, ये भी सही है, दोनों ही सही है। और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। आत्म के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा का उपयोग किसने किया था। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है एस फ्रायड, बी ऑप्शन है सी एच कूले, सी ऑप्शन है एच एम जॉनसन्स, डी ऑप्शन है जी एच मीड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मैं और मुझे की अवधारणा किसने उपयोग किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जी एच मीड महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 35 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आत्म के विकास के लिए मैं और मुझे कॉन्सेप्ट दिया गया है जी एच मीड के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि वर्गों की बाध्यतामूलक संयोजित समितियों के रूप में परिभाषित करना चाहिए। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है एम वेबर, सी ऑप्शन है आर डरेंडार्फ, बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डी ऑप्शन है आर कॉलिंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो किसने तर्क दिया है कि वर्गों की बाध्यतामूलक संयोजित जो समितियां हैं, इसको जो है वर्गों को बाध्यतामूलक संयोजित समितियों के रूप में परिभाषित करना चाहिए, किसे, वर्गों को। तो इसका ये कथन किसका है, तो ये कथन है आर डरेंडार्फ महोदय का। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सी डब्ल्यू मिल्स के द्वारा अमेरिका में शक्ति अभियान में वे लोग आते हैं जो उच्च अधिकारी पदों पर काबिज हैं। पहला है बड़े व्यापार निगमों, दूसरा है सेना, तीसरा है संघीय सरकार और चौथा है राज अधिकारी तंत्र। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, 4 विकल्प दिया गया है। पहला ए ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बी ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा। सी ऑप्शन है पहला, थर्ड और फोर्थ। डी ऑप्शन है सेकंड, थर्ड और सेकंड, ये थर्ड है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन फोर्थ है। ये इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी डब्ल्यू मिल्स के अनुसार जो अमेरिका में शक्ति अभियान में वे लोग आते हैं जो उच्चाधिकारी पदों पर काबिज है। तो कौन कौन से आएंगे, बड़े व्यापार निगमों, सेना और संघीय सरकार, ये तीनों ही अमेरिका में शक्ति अभियान के में वर्ग में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का पहला, सेकंड और थर्ड किसमें है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, किसी व्यक्ति, समूह या संस्था की आदेश निर्गत करने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है शक्ति, बी ऑप्शन है सत्ता, सी ऑप्शन है प्रभाव, डी ऑप्शन है अधिकार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, किसी व्यक्ति, समूह या संस्था की आदेश निर्गत करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, सत्ता। तो क्वेश्चन नंबर 38 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, निम्नलिखित में से किसने धर्म को पवित्र और अपवित्र के मध्य भेद के रूप में परिभाषित किया है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है बी मेलानोव्स्की, ए ऑप्शन है बी मेलानोव्स्की, बी ऑप्शन है सी लेवी स्ट्रॉस, सी ऑप्शन है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, डी ऑप्शन है इमाइल दुर्खीम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो धर्म को पवित्र और अपवित्र के मध्य भेद के रूप में किसने परिभाषित किया है, इमाइल दुर्खाइम महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 39 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि विद्यालय बच्चों को सार्वभौमिक मानकों तथा वयस्क समाज की अर्जित परिस्थिति की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार करते हैं। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है इमैनुएल दुर्कheim, बी ऑप्शन है टी पार्सन, सी ऑप्शन है आर.के. मर्टन, डी ऑप्शन है के डेविस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि जो विद्यालय है यह बच्चों को सार्वभौमिक मानकों तथा वयस्क समाज की अर्जित परिस्थिति की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार करता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक समूहों का पुंज है। ए ऑप्शन है क्लीक, फैक्शन, कॉकस, बी ऑप्शन है गैंग, यूनियन, डकैत, सी ऑप्शन है मलिन बस्ती, ग्राम, गैर सरकारी संगठन, डी ऑप्शन है पड़ोस, साथी, समूह, पंचायत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो इन चारों ऑप्शन में से अनौपचारिक समूहों का पुंज कौन सा है, ए ऑप्शन, ठीक है, क्लीक, फैक्शन, कॉकस। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। निम्नलिखित में से किस दृष्टांत को एक संदर्भ समूह व्यवहार के रूप में नहीं माना जा सकता है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है सर्वहाराकरण, बी ऑप्शन है बुर्जुआकरण, सी ऑप्शन है संस्कृतिकरण, डी ऑप्शन है आधुनिकीकरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो निम्नलिखित में से किस दृष्टांत को एक संदर्भ समूह के व्यवहार के रूप में नहीं माना जा सकता, या आधुनिकीकरण को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हम थोड़ा सा संदर्भ समूह के बारे में जानते हैं कि संदर्भ समूह क्या है। तो संदर्भ समूह वह समूह है जिसके आदर्शों, मूल्यों तथा व्यवहार के ढंगों को हम आदर्श मानकर उससे मनोवैज्ञानिक तौर पर अपना संबंध बनाए रखना चाहते हैं, तो इसे ही आदर्श समूह कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और संदर्भ समूह को सर्वप्रथम किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट, तो संदर्भ समूह हायमन महोदय ने, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, C.W. मिल्स का संदर्भ दृष्टिगत रखता है, ठीक है। पहला है जीवन वृत्ति, दूसरा है समाज वृत्ति, तीसरा है इतिहास, चौथा है भूगोल और पांचवा है निर्जाति विवरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो जो ये C.W. मिल्स है इनका संदर्भ दृष्टिगत रखता है कौन कौन से, इन पांचों ऑप्शन में से, तो जीवन वृत्ति और इतिहास का, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला और तीसरा किस में है, सी ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, सामाजिक जीवन निर्वाह के एक क्षेत्र को जो कुछ मात्रा तक सामाजिक सुसंगतता एवं समानता द्वारा निर्दिष्ट होता है कहते हैं, क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है सामाजिक समूह, सी ऑप्शन है समुदाय, बी ऑप्शन है समाज, डी ऑप्शन है समिति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो सामाजिक जीवन निर्वाह के एक क्षेत्र को जो कुछ मात्रा तक सामाजिक सुसंगतता एवं समानता द्वारा निर्दिष्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, समुदाय। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। जॉर्ज सिमिल का समूह का एकल, द्विक तथा त्रिक के रूप में वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है शारीरिक समीपता, सी ऑप्शन है सामाजिक संबंध, बी ऑप्शन है सदस्यता की प्रकृति, डी ऑप्शन है समूह का आकार। तो जॉर्ज सिमिल का समूह का एकल, द्विक और त्रिक के रूप में वर्गीकृत किया है किसके आधार पर, समूह का आकार पर आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, संस्था एक संस्था से बनती है, किससे बनती है। ए ऑप्शन है कर्ताओं एवं समूहों से, बी ऑप्शन है नियमों एवं विधियों से, सी ऑप्शन है मूल्यों एवं मानदंडों से, डी ऑप्शन है सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नियम एवं ये सभी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए। जो एक संस्था होता है वो बनता है कर्ताओं एवं समूहों, नियमों एवं विधियों से, मूल्यों एवं मानदंडों से और सभी। तो एक संस्था जो है ABC उपर्युक्त सभी से मिलकर बनती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हमारे टेलीग्राम लिंक से भी आप लोग जुड़े, जहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट बनाए रखें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज।